हेलो फ्रेंड्स, उड़ान झारखंड जीके का ये सीरीज नंबर 10 है। इसमें हम लोग झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखेंगे। जो पूरे इंडिया लेवल में आंदोलन हुआ था उसको देखेंगे। स्टार्ट करते हैं 1857 की विद्रोह से। जो झारखंड में 1857 की जो विद्रोह है उसका शुरुआत रोहिणी गांव देवघर से हुआ था 12 जून 1857 ईस्वी में। और यही 12 जून 1857 ईस्वी में रोहिणी गांव में ये स्टार्ट कैसे हुआ, तो एक अंग्रेज अधिकारी था लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, इनकी हत्या हो गई थी। और ये किसके द्वारा हत्या की गई थी? 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या हो गई थी, जिसके बाद से ये 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ रोहिणी गांव में। इसके बाद ये इसका फैलाव, ये विद्रोह जो है वो कहाँ कहाँ फैलने लगा, तो हजारीबाग और रामगढ़ में भी ये फैल गया 30 जुलाई 1857 को। रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इस विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय है वो रांची में अवस्थित था। फिर एक सेना है मुक्त वाहिनी सेना। मुक्त वाहिनी सेना का स्थापना किसने किया था? विश्वनाथ सहदेव ने मुक्त वाहिनी सेना का स्थापना किया था। और 1857 के विद्रोह में इस सेना ने अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया, अविस्मरणीय योगदान दिया था मुक्त वाहिनी सेना ने। और इसमें इसके अतिरिक्त विश्वनाथ सहदेव के अतिरिक्त जो प्रमुख सैनिक थे मुक्त वाहिनी सेना के, वो थे गणपत राय और शेख भिखारी। और इस मुक्त वाहिनी सेना को 1857 के विद्रोह में जो मार्गदर्शन दिखाया था वो थे बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह ने मुक्त वाहिनी सेना को 1857 के विद्रोह में मार्गदर्शन दिए, जो कि कहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे? ये बिहार में, उसी विद्रोह में 1857 के विद्रोह में बिहार में नेतृत्व कर रहे थे बाबू कुंवर सिंह। और इस विद्रोह के दौरान ही जो सिंहभूम वाला एरिया था, पूरा का पूरा सिंहभूम वाले क्षेत्र में क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व कर रहा था, जो आगे लीडर था, वो था राजा अर्जुन सिंह। उसके बाद फांसी देना स्टार्ट हो गया जय मंगल पांडे और नादिर अली को। ये लोग भी विद्रोह कर रहे थे, इसकी वजह से इन्हें फांसी दिया गया था। और इन्हें 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी में जय मंगल पांडे और नादिर अली को फांसी दिया गया। और किसके आदेश पे दिया गया? कमिश्नर सिम्पसन के आदेश पे दिया गया। फिर नेक्स्ट है शेख भिखारी, जो कि उमराव सिंह का दीवान था, और उमराव सिंह, इन दोनों को फांसी दिया गया चुटुपालू घाटी में। और ये कब दिया गया? 8 जनवरी 1858 ईस्वी में। 8 जनवरी 1858 ईस्वी में शेख भिखारी और उमराव सिंह का ही शेख भिखारी जो था वो दीवान था। इन दोनों को चुटुपाली घाटी में फांसी दिया गया। नेक्स्ट है आपका विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को फांसी दिया गया। विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 ईस्वी में, और उसके 5 दिन बाद 21 अप्रैल 1858 ईस्वी में गणपत राय को कदम रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के सामने कदम का एक पेड़ था, उसी कदम के पेड़ पर फांसी दिया गया। और किसके आदेश पे दिया गया? तो कमिश्नर डाल्टेन के आदेश पे। कमिश्नर डाल्टेन के आदेश पे विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को फांसी दिया गया। गणपत राय को 1857 के विद्रोह में जितने भी विद्रोही थे, विद्रोहियों ने अपना सेना नायक बनाया था। तो सेनाओं का नायक जो है वो गणपत राय को बनाया गया था सभी विद्रोहियों के द्वारा। फिर नीलांबर पीताम्बर ने पलामू वाले एरिया में 1857 का जो विद्रोह था उसका लीडरशिप किया था, नेतृत्व किया था पलामू क्षेत्र में नीलांबर पीताम्बर। इन्होंने चेर, खरवार और भोक्ता को एकत्र कर सैन्य दल का गठन किया। नीलांबर पीताम्बर क्या किए? चेर जनजाति, खरवार जनजाति, भोक्ता जनजाति, इस तरह से इन लोगों को इकट्ठा किए और एक सेना का एक दल बनाए, सैन्य दल बनाए। इस तरह से सैन्य दल का गठन किए। 28 मार्च 1859 ईस्वी को नीलांबर पीताम्बर को भी फांसी दिया गया। और नीलांबर पीताम्बर को फांसी कहाँ दिया गया? लेस्लीगंज, जो कि पलामू में स्थित है, वहाँ पे एक आम के पेड़ पर फांसी दिया गया।
28 मार्च 1859 ईस्वी में। हजारीबाग का उपयुक्त, इस 1857 के विद्रोह के समय ही जो हजारीबाग एरिया है उसका जो डीसी था, उपायुक्त था, वो कप्तान सिम्पसन था, और धनबाद एरिया का जो उपायुक्त या डीसी जो था वो कैप्टन ओकस। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ और उसके प्रमुख स्थान, तो स्थान है रोहिणी, जहाँ पे सबसे पहले ये विद्रोह झारखंड में स्टार्ट हुआ था, जो देवघर में स्थित है। और ये विद्रोह प्रारंभ की तिथि है 12 जून 1857। कोई लीडर नहीं था, सब मिलके किए थे। हजारीबाग, उसमें विद्रोह आरंभ की तिथि 30 जुलाई 1857 ईस्वी में, इसका भी लीडर का नहीं पता। फिर रांची में 2 अगस्त 1857 में स्टार्ट हुआ ये विद्रोह, उसमें भी लीडर नहीं पता। फिर मानभूम आ गए, जो धनबाद वाला एरिया है, वहाँ पे 5 अगस्त 1857 ईस्वी में यह विद्रोह स्टार्ट हुआ, जो कि संथालियों के द्वारा स्टार्ट हुआ था, तो संथालों द्वारा नेतृत्व किया गया। फिर सिंहभूम वाले एरिया में 3 सितंबर 1857 ईस्वी में विद्रोह स्टार्ट हुआ, जिसमें नेतृत्व किए भगवान सिंह और रामनाथ सिंह। सिंहभूम वाले एरिया में सिंह, ये 2 सिंह जो थे वो नेतृत्व किए थे, भगवान सिंह और रामनाथ सिंह। मानभूम धनबाद वाले एरिया में संथालियों के द्वारा। अब जाते हैं पलामू, तो पलामू में तो नीलांबर पीताम्बर के द्वारा नेतृत्व किया गया। 26 सितंबर 1857 ईस्वी में जो पलामू वाले एरिया है वहाँ पे विद्रोह स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। 1920 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अहिंसक आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके नेतृत्व किसको सौंपा गया, जिसका लीडर जो है गांधी जी को बनाया गया। तो 1920 ईस्वी में एरिया है कलकत्ता। कलकत्ता में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था, वहाँ पे एक अहिंसक आंदोलन होगा, उसका प्रस्ताव पास हुआ। अहिंसक, कोई हिंसा नहीं होगा इस आंदोलन में। तो उसके जो लीडर जो है वो गांधी जी को बनाया गया। यह आंदोलन तब तक चलाया जाना था, वो जो प्रस्ताव पास किए थे उसमें ये भी तय था कि कब तक चलाना है इस आंदोलन को। तो ये आंदोलन तब तक चलाया जाना था जब तक कि खिलाफत और पंजाब संबंधी जितनी भी गलतियां हैं सुधार नहीं ली जाती। और कुछ गलतियां थी उस टाइम खिलाफत और पंजाब से रिलेटेड, तो वो सारी गलतियां जब तक सुधार नहीं ली जाती और स्वराज्य स्थापित नहीं हो जाता, अपना राज जो ऐसा स्थापित नहीं हो जाता, तब तक 1920 ईस्वी में ये आंदोलन चलना था, अहिंसक आंदोलन। तो इस आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया। जो असहयोग आंदोलन है इसके दौरान ही डाल्टनगंज में एक राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी झारखंड आए। इस तरह से 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया था। असहयोग आंदोलन के समय जो गांधी जी है वो झारखंड आए और लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी झारखंड भी आए थे। असहयोग आंदोलन के समर्थन में झारखंड की जनता ने स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने की शपथ ली। इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ, झारखंड की जो जनता थी वो क्या थी कि विदेश से यानी कि जो बाहर से वस्त्र आते थे उसका बहिष्कार करने लगे और खुद के ही देश में जो वस्त्र बनाए जा रहे थे उनको ग्रहण करने लगे। रांची के वंशीधर मोदी धर्मशाला में गांधी जी के नेतृत्व में विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई गई। रांची का जो एक धर्मशाला था वंशीधर मोदी धर्मशाला, वहाँ पे क्या हुआ कि गांधी जी तो ऑलरेडी झारखंड आए हुए थे, वो एज ए लीडर खड़े थे और जितने भी विदेशी कपड़े थे उन सबको जला दिया गया। इस तरह से विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। झारखंड में पहाड़ी जनजाति के लोगों ने भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी जनजाति के लोग थोड़ा बहुत अपना योगदान दिए थे आंदोलन में। तो इस तरह से पहाड़ी जनजाति के जो लोग थे उन लोगों ने भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में टाना भगतों ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया। ठीक है, जिसकी गांधी जी द्वारा कोटि कोटि प्रशंसा की गई। तो गांधी जी ने किनकी प्रशंसा किए थे, तो ये टाना भगत जो थे ये लोग भी असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे और अपना योगदान दिए थे, जिसकी वजह से गांधी जी उनका बहुत ज़्यादा प्रशंसा किए थे।
पचम्बा और बाबू बजरंग सहाय ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। तो गिरिडीह में जो असहयोग आंदोलन था उसमें लीडर में कौन था? पचम्बा और बाबू बजरंग सहाय थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जनवरी 1922 में साहेबगंज को आसान क्षेत्र घोषित किया गया। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया था, 1922 में ख़त्म हुआ था, लेकिन अब जब चल ही रहा था 1922 में भी, उस टाइम पे साहेबगंज को आसान क्षेत्र घोषित किया गया। जैसे कि आजकल मैक्सिमम टाइम देखोगे नागालैंड जो है वो अशांत राज्य घोषित किया रहता है या किसी पर्टिकुलर एरिया को आसान क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। उसी तरह से साहेबगंज को उस टाइम पे 1922 ईस्वी में वहाँ बहुत ज़्यादा ये लड़ाई हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, इसकी वजह से आसान क्षेत्र घोषित कर दिया था। गोल्डन लीग नामक जो संस्था थी जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और अपने देश के स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी, आंदोलन के लिए काम करती थी और देवघर में इसकी स्थापना की गई थी। एक संस्था थी गोल्डन लीग, जो गोल्डन लीग इसकी स्थापना की गई थी देवघर में, और इसमें इसके तहत क्या होता था, ये संस्था के लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते थे और ताकि ये आंदोलन को और अच्छा मजबूत बना सके तो अपने देश के आंदोलन के लिए ये काम करती थी ये गोल्डन लीग। फिर देशेर कथा की रचना इसी दौरान हुई थी। तो असहयोग आंदोलन का जब दौर चल रहा था उसी टाइम पे एक पुस्तक था देशेर कथा, उसकी रचना भी हुई थी और ये किसके द्वारा किया गया था? सखाराम गणेश देउस्कर के द्वारा देशेर कथा का रचना किया गया था। इस आंदोलन के दौरान जो पलामू का राजा है वो धनी सिंह खरवार को घोषित किया गया। धनी सिंह खरवार को पलामू का राजा घोषित किया गया। फिर आते हैं नेक्स्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा से 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ये कब प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ? तो गांधी जी जो है वो दांडी यात्रा जब स्टार्ट किए थे 12 मार्च 1930 ईस्वी में, तो उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया और इसी क्रम में गांधी जी ने उनको जो भी मानने वाले थे अपनी अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गांव तक पहुंचे थे। जो नमक पे कानून लगा हुआ था, टैक्स देना पड़ता था नमक लेने के लिए, खरीदने के लिए, तो इस तरह से उसके खिलाफ गांधी जी ने ये आंदोलन किया था। और जो गांधी जी के समर्थक थे, अनुयायी थे, उनके साथ मिल के गांधी जी साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गांव तक ये पहुँचे थे, पैदल यात्रा किए थे और ये 1930 ईस्वी में हुआ था। स्टार्टिंग हुआ था 12 मार्च 1930। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया गया। खुद से ये नमक को यूज़ किए, खुद वहाँ दांडी जाके नमक इस तरह से नमक में जो भी कानून बना हो तो उसको भंग कर दिए। तो ये कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग किया गया था। झारखंड के जो कृष्ण बल्लभ सहाय थे उन्होंने भी हजारीबाग में नमक बनाकर इस आंदोलन को प्रसारित किया, जिसके लिए उन्हें खचाजी तालाब में 1 वर्ष के कारावास की सजा भी मिली। अब झारखंड में भी क्या हुआ कि हजारीबाग वाले एरिया में नमक बनाकर ये भी अपने नमक कानून को तोड़ दिया, तो जिसके तहत कृष्ण बल्लभ सहाय को जेल की सज़ा भी हुई, 1 साल का जेल हो गया। और ये कहाँ पे थे? खजांची तालाब में। खजांची तालाब में 1 साल की सज़ा मिली और ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को फैला रहे थे, प्रसारित कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें सज़ा मिली 1 साल का। फिर नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व जमशेदपुर वाले एरिया में चले जाओ तो वहाँ पे नमक सत्याग्रह में जो लीडर में थे वो ननी गोपाल मुखर्जी थे। फिर पलामू वाले एरिया में सोनार सिंह खरवार व चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने किया। तो नेतृत्व जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जमशेदपुर में ननी गोपाल मुखर्जी, फिर पलामू वाले एरिया में सोनार सिंह खरवार व चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने किया। बंगम माड़े के नेतृत्व में संथालों ने, अब संथाली जनजाति के लोग भी इसमें अपना सहयोग देने लगे, जिसमें कि लीडर थे बंगम माड़े। तो बंगम माड़े के नेतृत्व में संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज की।
सविनय अवज्ञा आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे के पूरे राष्ट्र में, देश में इस आंदोलन के तहत महिलाएं बहुत ज़्यादा निकली, तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसी क्रम में झारखंड में भी जो सेलवाला राय है, उनके नेतृत्व में महिलाओं ने इस आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। झारखंड में भी जब इसका विरोध होने लगा नमक कानून का, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महिलाओं ने यहाँ पे भी अपनी उपस्थिति को दर्ज कराई। और लीडर थे सेलवाला राय। सेलवाला राय के नेतृत्व में निकले थे महिलाएं भी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी, मीरा देवी और साधना देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1941 ईस्वी में महादेवी केजरीवाल के नेतृत्व में दुमका क्षेत्र में नमक सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया। और आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए जेल में जो बंद थे रामवृक्ष बेनीपुरी, उन्होंने एक हाथ से लिखा हुआ पत्रिका निकाला जिसका नाम था कैदी। तो कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका किसने लिखा था? रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा था, जेल में जो कि बंद थी या था। इसी क्रम में महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी ने भी जेल में रहकर कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। इस तरह से दो पत्रिका है, एक है कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका और दूसरा है कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका। कैदी लिखा था रामवृक्ष बेनीपुरी ने और कारागार लिखा था महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी, दोनों मिलके। और ये लोग तीनों जन जेल में ही थे, जेल में ही ये लोग लिखे थे। ब्रिटिश हुकूमत से अपनी बातें मनवाने के लिए जगह जगह पर व्यापक हड़ताल और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया, जिसके तहत स्वदेशी सप्ताह सितंबर 1930 में और जवाहर सप्ताह नवंबर 1930 में मनाया गया। तो स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया? सितंबर 1930 में। और जवाहर सप्ताह कब मनाया गया? नवंबर 1930 में। सितंबर 1930 में स्वदेशी सप्ताह, नवंबर 1930 में जवाहर सप्ताह। और ये किस लिए ये सप्ताह मनाया गया? तो ब्रिटिश हुकूमत से अपनी बातों को मनवाने के लिए लोग जगह जगह पर हड़ताल करने लगे, प्रदर्शन करने लगे, प्रदर्शनों का आयोजन करने लगे, जिसके तहत ये सप्ताह को मनाया गया। तरुण संघ ने भी अपना इस आंदोलन में योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर यदुवंश सहाय के नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया। तो झारखंड में जो पूरा का पूरा किसान आंदोलन चला है, उसमें लीडर या नेतृत्वकर्ता कौन थे? यदुवंश सहाय थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने संथाल परगना क्षेत्र में किसानों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया। तो संथाल परगना वाले एरिया में किसानों की दशा सुधारने के लिए किसने आंदोलन चलाया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने आंदोलन चलाया। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह। भारत की आज़ादी के लिए गांधी जी द्वारा ब्रिटेन पर नैतिक दबाव बनाने हेतु व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया तथा विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुने गए भारत को आज़ादी के लिए, ताकि ये ब्रिटिश से, अंग्रेज़ों से आज़ाद हो सके। इसके लिए गांधी जी के द्वारा ब्रिटेन पे एक नैतिक दबाव, एक नैतिक दबाव बनाने हेतु, एक नियम कानूनों के अंतर्गत रहते हुए, कुछ गलत न करते हुए, यानी नैतिक दबाव बनाते हुए एक अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया, जिसमें कि पहला जो सत्याग्रही चुनी गई थी वो थी विनोबा भावे। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे। और इसी सत्याग्रह के दौरान गांधी जी जो अंतिम बार 1940 ईस्वी में झारखंड आए थे। अंतिम बार कब आए थे गांधी जी? तो 1940 ईस्वी में आए थे झारखंड। फिर आता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, और जिसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में ही एक अहिंसक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो कब पारित किया गया और कहाँ पारित किया गया? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में बम्बई में, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया गया, और जिसके बाद गांधी जी को एज ए लीडर रखा गया और एक अहिंसक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही
झारखंड में किसको बंदी बना लिया गया। तो जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ वैसे ही झारखंड में राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को बंदी बना लिया गया। और जपला में मजदूरों ने हड़ताल रखी, किसके नेतृत्व में जपला में मजदूरों ने हड़ताल रखी, तो मिथिलेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में। सिपाहियों ने जमशेदपुर में विद्रोह किया, तो किसके नेतृत्व में किया, रामानंद तिवारी के नेतृत्व में सिपाहियों ने जमशेदपुर में विद्रोह किया। फिर आपका देवघर चले जाओ तो देवघर में भी जुलूस निकाला गया, उसमें भी कोई लीडर था, तो वो था विनोदानंद झा। विनोदानंद झा जो थे उनके नेतृत्व में देवघर में जुलूस निकाला गया। और सरस्वती देवी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और हजारीबाग में एक विशाल जुलूस निकाला था सरस्वती देवी ने, और जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद विद्यार्थियों ने धावा बोलकर उन्हें पुलिस की हिरासत से मुक्त करा लिया, परंतु वह पुनः गिरफ्तार की गई। तो जैसे ही सरस्वती देवी को गिरफ्तार किया गया वैसे ही विद्यार्थियों ने क्या किया, जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे धावा बोल दिए हिरासत में जाके। तो इस तरह से पुलिस वाले उन्हें रिहा कर दिए, लेकिन फिर से दोबारा गिरफ्तार भी कर लिए थे। पलामू वाले एरिया में नेतृत्व किए थे कुमारी राजेश्वरी सरोज दास। कुमारी राजेश्वरी सरोज दास के नेतृत्व में पलामू में यह आंदोलन यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है और ज़्यादा फैला, विस्तारित हुआ, जहां उन्होंने मजदूरों को और किसानों को एक किया, मजदूरों और किसानों को संगठित किया। दुमका चले जाओ तो दुमका में भी 19 अगस्त 1942 ईस्वी को विशाल जुलूस का आयोजन किया गया और नेतृत्व करता थे जाम्बवती देवी और प्रेमा देवी। तो जाम्बवती देवी और प्रेमा देवी कहाँ पे लीडरशिप किए थे, दुमका में किए थे। और किस इसका जुलूस था, ये भारत छोड़ो आंदोलन का 19 अगस्त 1942 ईस्वी में एक विशाल जुलूस था जिसका आयोजन किया गया। संथाल परगना वाले एरिया में इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही एक प्रमुख महिला नेता बिरजी देवी को पुलिस ने गोली मार दिया। इस आंदोलन के दौरान देवघर के सरवन में समानांतर सरकार बनाई गई। इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर के जो एक जगह का नाम है सरवन, तो देवघर के सरवन में समानांतर सरकार बनाई गई। संथाल परगना में जो प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थे उन्होंने इस आंदोलन के विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से संथाल परगना एरिया में इस आंदोलन को किसने फैलाया था, प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने। फिर इसी आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जो कि 9 नवंबर 1942 ईस्वी को हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने 5 साथियों के साथ फरार हो गए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश नारायण, और समय था 9 नवंबर, दिन था आपका 9 नवंबर 1942 ईस्वी। उस दिन जो हजारीबाग सेंट्रल जेल था, हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने 5 साथियों के साथ ये फरार हो गए थे। तो इस तरह से फरार कौन कौन हुआ था, जयप्रकाश नारायण खुद और उसके 5 साथी में शालिग्राम सिंह, गुलाबी सोनार, रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल। इस तरह से ये टोटल 6 लोग जो है वो 9 नवंबर 1942 ईस्वी में हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हो गए थे। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही वाचस्पति त्रिपाठी जो है वो गिरफ्तार होने वाले संभवतः अंतिम नेता थे। वाचस्पति त्रिपाठी जो है वो अंतिम नेता थे जो कि गिरफ्तार हुए थे इस आंदोलन के दौरान। फिर आते हैं मजदूर आंदोलन में। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान समय समय पर क्या हुआ, मजदूरों के द्वारा भी अपनी जो दयनीय स्थिति है उससे बाहर निकलने और स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु व्यापक स्तर पर प्रयास किया गया, और जिसकी झलक जो है वह झारखंड राज्य में भी दृष्टिगत होती है। राष्ट्रीय लेवल पे जो आंदोलन हुए उसी दौरान समय समय पर मजदूरों ने भी आंदोलन किया था ताकि अपनी स्थिति को सुधार कर सके और स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सके। 1920 ईस्वी में
जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और जिसके लीडर थे एस.एन. हलदर और व्योमेश चक्रवर्ती। ये दो लोग थे जो कि जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी उसके लीडरशिप या नेतृत्व करता थे एस.एन. हलदर और व्योमेश चक्रवर्ती। 1920 ईस्वी में इस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। वर्ष 1920-22, 1925, 1928 में टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स और अन्य कई मिलों जो है वो व्यापक हड़ताल किया गया। इन लोगों का व्यापक हड़ताल किया गया। 1928 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स की हड़ताल को समाप्त कराने में अब टाटा स्टील के जो काम करते थे वो लोग और अन्य कई बहुत सारे मिलों में काम करने वाले लोग जो है वो हड़ताल किए थे 1920-22 में, 1925 में, 1928 में। और 1928 ईस्वी में जो टाटा स्टील के वर्कर्स थे वो अपना हड़ताल को समाप्त कराने में इसमें किसका योगदान था, तो सुभाष चंद्र बोस का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने मजदूरों और मिल प्रबंधक के बीच में एक समझौता कराने में मदद किया, अग्रणी भूमिका निभाया। 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू आया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो झरियावाला एरिया है वहाँ पे भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में झरियावाला एरिया में 1929 ईस्वी में किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण तत्व को देखते हैं। श्याम कृष्ण सहाय, इन्होंने 1917 ईस्वी में गांधी जी को रांची आने के लिए निमंत्रण दिया। फिर 4 जून 1917 को ब्रज किशोर बाबू के साथ महात्मा गांधी का रांची आगमन हुआ। श्याम कृष्ण सहाय ने गांधी जी को 1917 ईस्वी में बुलाया, जिसके तहत 4 जून 1917 ईस्वी में आपका महात्मा गांधी भी रांची आए, उनके साथ साथ ब्रज किशोर बाबू भी आए। फिर रांची में नज़रबंद रखा गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रांची में नज़रबंद रखा गया था। कब रखा गया था? 1916 से लेकर 1919, 3 साल तक रांची में कैद करके नज़रबंद करके रखा गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। और इन्होंने 2 इस्लामिया का स्थापना भी किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की स्थापना किए थे। पलामू में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने किया था? तो पलामू में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे ने किया था। डाल्टनगंज जो कि मेदिनीपुर भी है, तो मेदिनीपुर के डाल्टनगंज में एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्रधान अध्यापक बिंदेश्वरी पाठक बनाए गए। तो बिंदेश्वरी पाठक कौन थे? जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना करने वाली बिंदेश्वरी पाठक थे, पलामू में जो कि ये कमेटी था। और वही बिंदेश्वरी पाठक ही आपका हेड मास्टर बन गया प्रधान अध्यापक यानी हेड मास्टर बन गया बिंदेश्वरी पाठक, जो कि एक राष्ट्रीय विद्यालय था डाल्टनगंज मेदिनी नगर में, उसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेड मास्टर जो है बिंदेश्वरी पाठक को बनाया गया। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 15 नंबर का अधिवेशन जो है वो 1920 ईस्वी में हुआ और अध्यक्ष थे C.F. एंड्रूज। तो C.F. एंड्रूज की अध्यक्षता में डाल्टनगंज में, तथा जो 16 नंबर का अधिवेशन वो 1921 ईस्वी में हुआ हजारीबाग में, ये सरला देवी की अध्यक्षता में हुआ। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां सेशन 1920 ईस्वी में हुआ है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां सेशन से अधिवेशन या सेशन जो है वो 1921 ईस्वी में हुआ। जो 15वां अधिसेशन है 1920 का, उसमें अध्यक्ष थे C.F. एंड्रूज डाल्टनगंज में। फिर जो 16 नंबर का अधिवेशन है वो हजारीबाग में हुआ, जिसकी अध्यक्ष थे सरला देवी। समग्र देश के साथ साथ झारखंड में भी रोलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड का व्यापक विरोध किया गया। जैसे दूसरी जगह जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में,
तो अमृतसर के अलावा पूरे देश में, पूरे इंडिया में जगह जगह पे इसका विरोध होने लगा। तो इस तरह से झारखंड में भी रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन दोनों का विरोध हो रहा था और झारखंड में इसको गुलाब तिवारी ने नेतृत्व प्रदान किया। तो रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो विरोध झारखंड में उस टाइम पे लीडरशिप के रूप में कौन काम कर रहे थे, तो गुलाब तिवारी जो थे वो नेतृत्व करता थे। कृष्ण बल्लभ सहाय को 1923 ईस्वी में प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया? कृष्ण बल्लभ सहाय को 1923 ईस्वी में चुना गया। राष्ट्रीय आंदोलन के दो प्रमुख नेताओं विनोदानंद झा और कृष्ण बल्लभ सहाय, राष्ट्रीय आंदोलन के दो प्रमुख नेता विनोदानंद झा जो कि 1961 से 63 तक बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और दूसरा है कृष्ण बल्लभ सहाय जो कि 1963 से लेकर 67 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इन दो प्रमुख नेताओं को भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने का अवसर प्राप्त हुआ। तो राष्ट्रीय आंदोलन में जो दो प्रमुख नेता थे विनोदानंद झा और कृष्ण बल्लभ सहाय, ये भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त जैसे हो गया 1947 ईस्वी में, जैसे ही भारत आज़ाद हो गया वैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर इन्हें मुख्यमंत्री के पद को ग्रहण करने का इन्हें अवसर दिया गया। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53 नंबर का अधिवेशन है, उसका आयोजन रामगढ़ में 19-20 मार्च 1940 को संपन्न हुआ। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53 अधिवेशन जो कि रामगढ़ में हुआ था, उसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और इस अधिवेशन में जेवी कृपलानी द्वारा प्रस्तावित सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव को पारित किया गया। और फिर अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में किया गया। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण भी इसी अधिवेशन के दौरान किया गया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वें अधिवेशन के दौरान किया गया। प्रसिद्ध नेता M.N. राय ने इसी अधिवेशन में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की आधारशिला रखी। तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की आधारशिला किस अधिवेशन में रखी और किसने रखी? तो M.N. राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में रखी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वें अधिवेशन के दौरान रामगढ़ में कांग्रेस के मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा द्वार और जो सभा स्थल थी उसका नाम मजहर नगर रखा गया था। तो इस अधिवेशन के दौरान रामगढ़ में कांग्रेस का जो मुख्य द्वार था उसका नाम बिरसा मुंडा द्वार और जो जहाँ पे सभा बैठक थी उस सभा स्थल का नाम जो था वो मजहर नगर रखा गया था। इसी अधिवेशन से पहले गांधी जी द्वारा 14 मार्च 1940 को रामगढ़ में खादी ग्रामोद्योग का शुभ आरंभ किया गया। तो रामगढ़ में खादी ग्राम उद्योग का शुभ आरंभ किसने किया था और कब किया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था 14 मार्च 1940 ईस्वी में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वें अधिवेशन के दौरान किया गया था। 17 से 19 मार्च तक कांग्रेस विषय निर्वाचनी समिति की बैठक आयोजित हुई और इस बैठक के पहले दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत तथा विश्व संकट का मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। सम्मेलन के प्रमुख व्यक्तित्व, तो इस सम्मेलन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वें अधिवेशन का जो अधिवेशन हुआ था और सम्मेलन के प्रमुख व्यक्तित्व में अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वागत समिति के उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और डॉक्टर सैयद महमूद। स्वागत समिति के महासचिव श्री अनुग्रह नारायण सिंह। स्वागत समिति के पदाधिकारी श्री अंबिका कांत सिंह। प्रचार पदाधिकारी श्री ज्ञानचंद्र सोधी। प्रमुख स्वयं सेविकाएं सरला देवी, कुमारी इंद्रमती जुनाज, कुमारी तारा परिवर्धन पटवर्धन,
कुमारी प्रेमा कंटक और व्योजो भट्टवर्कर। प्रमुख स्वयं सेविकाएं क्या क्या है? सरला देवी, कुमारी इंद्रमती जुनास, कुमारी तारा पटवर्धन, कुमारी प्रेमा कंटक और व्योजो भट्टवर्कर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। नेक्स्ट आपका इससे रिलेटेड जो भी MCQ है नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। थैंक यू।